हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्चस्व कैड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले मल्टीपल इंस्टेंसेस किसी रिसोर्स के पास अगर अवेलेबल हैं तो उसे किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, और ये भी समझेंगे जहाँ मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज की बात होती है वहाँ पे डेडलॉक जैसी सिचुएशन के आने के चांसेस समहाउ कम हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स के समय आपको जानना जरूरी है, वो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट और है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सिंगल इंस्टेंस से रिलेटेड डेडलॉक की सिचुएशन क्यों होती है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो प्लीज उसे जरूर चेक कर लें। तो चलिए आज की वीडियो हम कवर करते हैं। सिंगल स्टेक्स में जो पॉइंट्स हमने कवर किए थे वही सारे पॉइंट्स हैं। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि जहाँ पे वर्टेक्स को हमने प्रोसेस और रिसोर्स के लिए यूज़ किया था। जो प्रोसेस होती है वो जनरली हमने सर्कल शेप में शो करी थी, और वहीं अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ तो हमने रेक्टेंगल समहाउ स्क्वायर शेप में हमने यूज़ किया था। सिंगल इंस्टेंस हो सकते हैं रिसोर्स की और मल्टी इंस्टेंस हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल इंस्टेंस की बात करी थी। आज की वीडियो में मल्टीपल इंस्टेंसेस, जैसे कि एग्जांपल के लिए रजिस्टर मेमोरी की हमने बात करी थी। कई सारे रजिस्टर्स होते हैं इन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जिनमें से कोई रजिस्टर जो है किसी नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो किसी दूसरी प्रोसेस के लिए कोई और रजिस्टर का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हमने एजेस को भी समझा था कि एजेस को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट और असाइंड, यानी कि एलोकेट ऑलरेडी रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे आर रिसोर्स जो है वो प्रोसेस के लिए असाइन हो चुका है या एलोकेट हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने कहा था कि प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी इस रिसोर्स के लिए। एक एग्जाम्पल को भी हमने समझा था, और इसी एग्जाम्पल को इस बार हम मल्टी इंस्टेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे R1 और R2 दो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, और P1 P2 दो प्रोसेसेस हैं, और दोनों के पास एक एक इंस्टेंस ही था रिसोर्स का। और P1 ने ऑलरेडी R1 का एक इंस्टेंस ले लिया था, वहीं R2 के लिए रिक्वेस्ट करी थी। सिमिलरली P2 ने R2 के इंस्टेंस को अपने पास ऑक्यूपाई करके रखा था या एलोकेट करके रखा था, और रिक्वेस्ट करी थी R1 के लिए। चूंकि R1 और R2 दोनों सिंगल इंस्टेंस बेस्ड थे, तो यहाँ पे एक सर्कुलर वेट की सिचुएशन आ रही थी, जिसके चलते डेडलॉक की सिचुएशन जनरेट हुई। अब हम इसे रिजॉल्व करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये जो R2 इंस्टेंस है, ये R2 रिसोर्स है, इसके पास दो इंस्टेंस है। एक इंस्टेंस ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया गया है R2 के P2 के थ्रू, और वहीं P1 ने भी रिक्वेस्ट करी है एक इंस्टेंस की। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एलोकेशन में P1 के पास ऑलरेडी R1 रिसोर्स है जिसका एक ही इंस्टेंस था, और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है वो किसके लिए, R2 के एक इंस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल है कि R2 के चूंकि दो इंस्टेंस हैं, एक ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है और एक फ्री था, तो P1 की प्रोसेस के लिए ये जो फ्री वाला इंस्टेंस था वो दिया जा सकता है। अगर इसे देते हैं तो यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट थी P1 की, ये फुलफिल की जा सकती है। P1 की जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है तो P1 ने जो रिसोर्स अपने पास रखा था R1 का, उसे वो फ्री कर देगा। जैसे ही ये फ्री होगा तो P2 प्रोसेस ऑलरेडी एक इंस्टेंस अपने पास रखी हुई थी और R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। अब R1 चूंकि एक इंस्टेंस है जो ऑलरेडी फ्री हो चुका है, तो वो इजीली P2 प्रोसेस के लिए असाइन किया जा सकता है। और P2 के लिए अगर हम असाइन करते हैं तो यहाँ पे P2 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, और जो डेडलॉक सिंगल इंस्टेंस में जनरेट हो रही थी उसको हम यहाँ पे इजीली रिजॉल्व करते हुए देख पा रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज यहाँ पे P1 P2 P3 थी प्रोसेसेस हैं, और R1 R2 दो रिसोर्सेस है जिनमें R1 सिंगल इंस्टेंस के ऊपर बेस्ड रिसोर्स है, वहीं R2 के पास हमने दो इंस्टेंसेस रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो P1 के पास असाइन है R1 रिसोर्स, और रिक्वेस्ट कर रहा है एक इंस्टेंस के लिए, किसमें, R2 के लिए। तो यहाँ पे R2 के लिए एक इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, बाकी ना ही कोई एलोकेटेड है इसके पास, और ना ही R1 की कोई अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है। एक इंस्टेंस चाहिए था, ऑलरेडी एक इसके पास असाइन है। सेकेंड P2 प्रोसेस की अगर हम बात करें तो P2 के पास असाइन है R2 का एक इंस्टेंस, R2 का एक इंस्टेंस असाइन है, और ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है, R1 के लिए। तो R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। सिमिलरली P3 प्रोसेस अगर हम चेक करें तो P3 ने कहा है कि मेरे पास असाइन है R2 रिसोर्स, तो P3 के पास एलोकेटेड है R2 रिसोर्स, जबकि यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए। तो अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे सिचुएशन किस तरह से हो सकती है। अगर P1 की हम बात करें तो P1 ने R1 अपने पास रखा हुआ है, जिसके चलते P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ P1 को रिक्वेस्ट करी, P1 ने रिक्वेस्ट करी किसके लिए, R2 के लिए, और R2 के ऑलरेडी रिसोर्सेज जो हैं जो इंस्टेंसेस बेस्ड है वो दोनों के दोनों असाइन है।
P2 और P3 के लिए। तो हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि P1 अपना एग्जीक्यूशन अगर पहले करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर P2 की बात करें तो P2 ने भी एक इंस्टेंस अपने पास रखा हुआ है और एक इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करा है, वो है R1, जबकि R1 ऑलरेडी किसके पास असाइंड है, P1 के पास। तो हमें ये भी क्लियर होता है कि P2 भी अपना एग्जीक्यूशन पहले कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं P3 प्रोसेस की। तो P3 ने अपने पास R2 रिसोर्स को रखा हुआ है और इसने किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, ना ही कोई रिक्वेस्ट करी है। तो P3 को हम इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या P3 अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। तो P3 ने जिस रिसोर्स को एलोकेट करके रखा है, ये क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद। तो P3 का एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो P3 के पास जो रिसोर्स था R2 का एक इंस्टेंस, वो फ्री हो गया। तो अगर ये फ्री होता है तो ये फ्री रिसोर्स किसको असाइन किया जा सकता है, वो P1 को असाइन किया जा सकता है, क्योंकि P2 के पास तो ऑलरेडी है। तो हमने क्या किया, P1 के पास असाइन कर दिया। P1 के पास अगर मैं इस रिसोर्स का जो फ्री हुआ है इंस्टेंस असाइन करता हूँ, तो P1 के पास ऑलरेडी R1 का भी एक इंस्टेंस है, तो P1 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। P1 को एक R2 का रिसोर्स चाहिए था, एक इंस्टेंस चाहिए था, एक ऑलरेडी R1 इसके पास था, तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, जिसके कारण ये P1 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। P1 जैसे ही अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे जो रिसोर्स असाइन किया गया था ये भी फ्री होगा, साथ ही साथ R1 का एक इंस्टेंस जो असाइन था वो भी फ्री हो जाएगा। जैसे ही R1 फ्री होगा, P2 को जो रिक्वायरमेंट थी वो P2 को रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। P2 के पास ऑलरेडी एक R2 का एक इंस्टेंस था और इसकी रिक्वेस्ट क्या थी, R1 की। तो R1 अब चूंकि फ्री हो चुका है तो R1 किसको असाइन होगा, P2 को। तो P2 की भी रिक्वायरमेंट जो थी, P2 की जो रिक्वायरमेंट थी वन जो R1 रिसोर्स की थी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके कारण ये भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा और रिसोर्स को फ्री कर देगा। जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस की हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होगा, देन हमने देखा P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर होगा P2। इसे आगे हम कवर करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर हम पहले P1 को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, जिसके चलते हुए डेडलॉक की सिचुएशन जनरेट हो रही थी। तो हमने कहा एक ऐसा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो कि डेडलॉक की सिचुएशन को ना आने दे, या जिसमें डेडलॉक नहीं होता, इसे हम कहते हैं सेफ स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेफ स्टेट। लेटर ऑन हम इसे कवर करेंगे। बैंकर्स एल्गोरिथम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू जो प्रोसेसेस गिवन है उनमें आपको ये बताना होता है कि सेफ स्टेट क्या है या ऑर्डर ऑफ सेफ स्टेट क्या रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से डेफिनेटली कोई ना कोई इंसाइट जरूर मिले होंगे। मर्डेन स्टेल्स जो रिसोर्सेस होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं, ये भी आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम की नई वीडियो के साथ और समझते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है। थैंक यू सो मच।